नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानगंज में पुनः स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में डीपीएसपी पे पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया था। डीपीएसपी भाग 4 में हमारे हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक। ठीक है, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। पीवाईक्यू तो हो गया, प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। इसके बाद हमारा मौलिक कर्तव्य पे एक क्लास रहेगी। ठीक है? चलिए, उम्मीद है कि आप पिछली क्लास से देखे होंगे। डीपीएसपी के जो चैप्टर जितना हमने पढ़ा है, जितने आर्टिकल आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, उसको अच्छे से आप कंप्लीट किए होंगे। ठीक है, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन, चलिए देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा हम देख लेते हैं सारे आर्टिकल के, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवाइज कर लेते हैं, ताकि प्रैक्टिस क्वेश्चन में जितने भी आपके क्वेश्चन आए आपको ताज़ा ताज़ा पढ़े रहें, तो याद रहे सब कुछ। ठीक, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। और डीपीएसपी पे क्वेश्चन जो आते हैं वो मुख्य रूप से आर्टिकल बेस ही आते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं सॉरी, पहला आर्टिकल क्या आता है डीपीएसपी में? आर्टिकल 36 किससे संबंधित है? इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और कहा गया है कि राज्य का वही तात्पर्य होगा, राज्य का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में दिया गया है। भाग 3 मौलिक अधिकार में आर्टिकल 12 जो पड़ता है उसमें राज्य की परिभाषा दी गई। राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अन्य जो है केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थाएं या कार्यपालिका, वो भी राज्य के तहत ही आती है। उसके बाद आर्टिकल 37 क्या कहता है, 37 क्या कहता है? 37 कहता है कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होगा। अर्थात अगर डीपीएसपी का पालन राज्य अपनी नीतियां बनाने में नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये निर्देशात्मक है। शब्द में देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, नीतियों को निर्देशित करने वाले। राज्य अपनी नीतियां कैसे बनाए उसका निर्देश ये तत्व देते हैं, तो नीति निर्देशक तत्व है। तो इसके लिए प्रवर्तनीय है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन क्या राज्य के लिए बाध्यकारी है ये तत्व? यहाँ पे एक सवाल आता है। तो हाँ, राज्य को अपनी नीतियां बनाते समय कहीं ना कहीं ये भी कहना कि बाध्यकारी नहीं है गलत है, और ये कहना पूर्ण रूप से बाध्यकारी है ये भी सही नहीं है। बाध्यकारी तो है, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है ये बात सत्य है, परंतु राज्य सॉरी सरकार द्वारा, राज्य द्वारा अपनी नीतियां बनाते समय ये बाध्यकारी होते हैं, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन अगर ये बात आता है बाध्यकारी है तो हाँ, बाध्यकारी ये होते हैं। अनुच्छेद 38 क्या कहता है, 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की उन्नति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेगा। राज्य क्या करेगा? समाज में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक समानता, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, आर्थिक न्याय कर के माध्यम से या फिर जो है भूमि सुधार के माध्यम से, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लेकिन इन सबका आधार क्या होना चाहिए? लोक कल्याण। ठीक है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? राज्य आजीविका के साधन, संसाधनों का वितरण, संसाधनों का समान वितरण, जो भूमि सुधार कानून लाए गए थे समय समय पर, संसाधनों का वितरण और समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य ऐसी नीतियां बनाएगा जो कि आजीविका के साधन सुनिश्चित करें, संसाधनों का वितरण, समान रूप से संसाधनों का वितरण हो लोगों में, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे, आदि कार्य राज्य करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 39 के कई और सब पार्ट हैं, अभी चलिए देख लेंगे हम। आर्टिकल 39 में आर्टिकल 39A से लेकर 39A से लेकर 39F तक है। 39A देखिए, ये 39A स्मॉल लेटर में ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, ना ही ब्रैकेट में है। तो ये अलग से एक आर्टिकल हमने बता रखा है आपको, ये कैसे 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, गरीबों के लिए समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करना। किसके लिए? गरीबों के लिए। क्या समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता। जब कोई अपराध होता है या आप सरकारी वकील करते हैं निःशुल्क रूप से, तो वो राज्य प्रोवाइड करवाता है। वो आर्टिकल कौन सा प्रभावी करता है उसको? आर्टिकल 39A। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों के संगठन और उन्हें स्वशासन की शक्ति देने का निर्देश। राज्य जल्द से जल्द ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें स्वशासन की शक्ति देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? बेरोजगारी, बुढ़ापा और बीमारी की स्थिति में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार होगा आपका।
वहीं आर्टिकल 42 क्या कहता है? कार्य की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियां तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करना। कार्य की न्यायसंगत परिस्थितियां और मानवीय परिस्थितियां, जहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं वहां पे न्यायसंगत परिस्थितियां हो, प्रसूति सहायता हो, हेल्प हो आपको, ठीक है, जहां भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में आदि अन्य जगहों पर। 43 क्या कहता है? सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और शिष्ट जीवन स्तर सुनिश्चित करना। 43 ए क्या कहता है? इसको भी बाद में जोड़ा गया था। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, कि उद्योग के प्रबंधन श्रमिकों की भागीदारी कितनी है। तो 43 और 43 ये दोनों देखिए श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है, ठीक है, शिष्ट जीवन स्तर संबंधित है और निर्वाह मजदूरी। वहीं 43 ए क्या कहता है? श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, जो भी उद्योग धंधे हैं, जैसे आप देखें श्रमिक संगठन जो होते हैं, जब भी उद्योगों का प्रबंधन हो रहा हो तो उसमें जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उनकी भागीदारी सुनिश्चित, सीईओ का पद होता है, ऐसे तमाम कई सारे पद सुनिश्चित क्रिएट किए जाते हैं। अनुच्छेद 43 भी कहता है सहकारी समितियों में स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। 44 क्या कहता है? पूरे देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 44 को हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है क्लास में। देखिए बस हमने क्या है किस आर्टिकल में, बस हम आपको एक हिंट दे रहे हैं किस आर्टिकल में क्या लिखा गया है। फिर से सब कुछ डिटेल में तो पढ़ाया नहीं जाएगा, क्लास में आपको बहुत ही डिटेल में 2 बार 3 बार रिवाइज करके पढ़ाया गया है। आर्टिकल 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक हितों को बढ़ावा देना। 47 क्या कहता है? पोषण स्तर जीवन स्तर सुधारना और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं नशाबंदी का निर्देश देना, ठीक है, नशाबंदी जो अन्य सभी राज्यों में लागू होती है, और नशाबंदी सही है या गलत है, क्या है, ये सब मुद्दा आपको क्लास में चर्चा करवाई जा चुकी है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना और दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये किसमें है? 48 ए में। इसको भी बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना, ये हमारे अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण की बात, शक्तियों का पृथककरण की बात कही गई है। 50 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना। ये रहे सारे आर्टिकल की समरी, आपको क्विक रिवाइज करवा दिया गया है। ठीक है, क्विक रिवीजन आपका हो चुका है। आर्टिकल 39 दो भागों में, एक 39 है एक 39 ए है, लेकिन वही 39 को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। आर्टिकल 39 को भी 6 भागों में डिवाइड किया गया है। 39 ए का अगर समरी देखा जाए तो सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं सभी को पर्याप्त आजीविका का साधन मिले, ठीक है, सभी को पर्याप्त आजीविका का उनतालीस बी क्या कहता है? ठीक है, 39 बी कहता है संसाधनों का समान वितरण, जो भी संसाधन है उनका समान रूप से वितरण किया जाए। उनतालीस सी क्या कहता है आपका? 39 सी कहता है धन के विकेंद्रीकरण, धन का विकेंद्रीकरण करना, या राज्य कोशिश करेगा कि धन एक जगह संकेंद्रित ना हो पाए। इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए तो धन का विकेंद्रीकरण, राज्य का प्रयास रहेगा वो धन का विकेंद्रीकरण करे।
हालांकि धन का विकेंद्रीकरण वहां पर नहीं लिखा गया है, वहां पर लिखा गया है कि राज्य प्रयास करेगा कि धन का संकेंद्रण ना हो पाए, और इसी के माध्यम से फिर आगे जाके कर जैसी प्रक्रिया होती, कर लगाने का प्रयास करता है। डी क्या कहता है? समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। सॉरी, ठीक है। ई कहता है महिलाओं, बच्चों, मजदूरों का शोषण ना हो। ये हम समरी लिखवा रहे हैं, ठीक है। उसका समरी क्या निकलती है, सार क्या निकलता है, वो हम लिखवाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मजदूरों का शोषण, शक्ति का शोषण ना हो, स्वास्थ्य का शोषण ना हो। साथ में एफ क्या कहता है? बच्चों बच्चों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए स्वतंत्रता स्वतंत्रता मिले, गरिमापूर्ण परिस्थितियां डेवलप की जाए। ये आर्टिकल 39 के 6 पार्ट हैं, इन 6 पार्टों को भी आप देख लीजिए। साथ में हमने इसकी समरी में देखो है आर्टिकल 39 पूरी तरीके से क्या कहता है। तो राज्य का 6 पार्ट की समरी निकाली जाए। राज्य आजीविका के साधन, संसाधनों का वितरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये करने का प्रयास करेगा। ए बी सी लिखा है, डी ई एफ नहीं लिखा गया है, ठीक है। आजीविका के साधन, संसाधनों के वितरण, धन का विकेंद्रीकरण हो, समान कार्य के लिए समान वेतन हो, डी लिखा गया, वहां सी नहीं लिखा गया था, और महिलाओं, बच्चों, मजदूरों का शोषण ना हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी तक हमने जो है सब कुछ देख लिया, क्या हमारे जो है डीपीएसपी में लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में, क्विक रिवाइज कर लिया। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नीति निर्देशित तत्वों को किस रूप में देखा जाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या ये कानूनी आदेश है, या नैतिक दिशा निर्देश है, या न्यायिक आदेश है, या दंडात्मक प्रावधान है? तो ये नैतिक दिशा निर्देश, हमारे नाम ही क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नैतिक दिशा निर्देश, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या राजनीतिक स्थिरता लाना है, सामाजिक आर्थिक न्याय लाना है, सैन्य शक्ति, या न्यायपालिका का विस्तार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ये किस आर्टिकल की लैंग्वेज है, किस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है, बताइए आप। ये किस आर्टिकल की लैंग्वेज, किस आर्टिकल में बात? ये आर्टिकल 38 में ये प्रावधान किया गया है। टीपीएसपी किस प्रकार के दायित्व है? क्या ये सकारात्मक है, नकारात्मक है, न्यायिक है, या व्यक्तिगत है? आप बताइए। टीपीएसपी किस प्रकार के दायित्व है? तो यह एक सकारात्मक दायित्व है। टीपीएसपी किसके लिए बाध्यकारी है? क्या टीपीएसपी किसी के लिए बाध्यकारी है कि नहीं है? अभी जब हम बता रहे थे आर्टिकल 37 को एक्सप्लेन कर रहे थे, वहां हमने कहा कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन पूर्ण रूप से राज्य के लिए बाध्यकारी, राज्य के लिए बाध्यकारी है भी और नहीं भी। राज्य अपनी नीतियां बनाते समय इन तत्वों का जो हमारे डीपीएसपी में लिखे गए उनका पालन करेगा। अपनी नीति बनाने में इसको कहीं ना कहीं एक गाइडेंस के रूप में प्राप्त करेगा, गाइडेंस लेगा यहाँ से क्या कहना चाहता है। राज्य के लिए बाध्यकारी है भी, बाध्यकारी तो हो गए, लेकिन बाध्यकारी क्यों नहीं है? दूसरा तर्क है क्योंकि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। तो बाध्यकारी है, किसके लिए बाध्यकारी है? नागरिक के लिए तो नहीं है,
न्यायालय के लिए तो नहीं है, राष्ट्रपति के लिए तो नहीं है, बचा एक आंसर राज्य। क्या पूर्ण रूप से आंसर सही है? तो सही भी है, नहीं भी, परंतु यहाँ ऑप्शन के हिसाब से आप किसी के लिए बाध्यकारी नहीं है तब आप मार सकते। डीपीएसपी की प्रकृति क्या है, कैसा है? न्याय संगत है, गैर न्याय संगत? आर्टिकल 37 आपको क्या कहता है? आर्टिकल 37 आपको कहता है कि डीपीएसपी गैर न्याय संगत है। क्या अधिकार है ये? कहीं से संवैधानिक अधिकार है? तो नहीं, फंडामेंटल राइट हमारे संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ साथ और भी अधिकार ऐसे जो संवैधानिक अधिकार के तहत आते हैं, जैसे आर्टिकल 300 ए, 326 मतदान का अधिकार। ठीक है, ये कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट के बाहर भी हमारे संवैधानिक अधिकार है। क्या विधिक दायित्व है? नहीं, किसी का दायित्व तो नहीं है। डीपीएसपी का स्रोत किस संविधान से लिया गया है, मतलब अर्थात किस देश के संविधान से डीपीएसपी प्रभावित है? तो इसके लिए देखा जाएगा तो आयरलैंड के संविधान से। क्लास में पहले स्टार्टिंग में चर्चा हो चुकी थी। डीपीएसपी किस भाग में उपस्थित? देखिए ये सब वनडे एग्जाम लेवल के काफी जो है इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि आप पढ़ चुके हैं इसलिए डीपीएसपी आपको इजी लग रहा है। कई सारे आर्टिकल अभी आपको रिवाइज करवाए गए इसलिए इजी लग रहा है। जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं आर्टिकल तुरंत तो रिवाइज करके जाते नहीं है, कम से कम एक आध घंटे पहले तो पढ़ के जाते ही हैं। और इतने सारे आर्टिकल होते हैं, जरूरी नहीं हम डीपीएसपी बस पढ़ के गए रहे, इसलिए आपको ईजी लग रहा है। और वनडे एग्जाम में लगभग लगभग पीवाईक्यू आप देखे हैं तो उसमें लगभग लगभग इसी तरह के वन लाइनर क्वेश्चन और आर्टिकल बेस, हमने स्टार्टिंग में बताया आर्टिकल बेस यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा यूपीएससी जैसे एग्जामों में थोड़ा टफ हो जाते हैं, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है, टफ नहीं कह सकते, लैंग्वेज का खेल है टोटल, सभी एग्जामों में लैंग्वेज का खेल है। ठीक, डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग 4 में। ठीक है, डीपीएसपी किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होता है और 51 तक जाता है। लेकिन 51A में क्या है ये हम अगली क्लास में देखेंगे। 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो आर्टिकल 51 तक बच जाता है, 51A तक नहीं जाता है। डीपीएसपी का अंतिम उद्देश्य कौन सा है? डीपीएसपी का आखिरी अनुच्छेद कौन सा है? वही आर्टिकल 51। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? कानून बनाना, नीति निर्धारित करना, चुनाव कराना, न्यायिक समीक्षा करना। बताइए इसमें से कौन सा होगा? नीतियों का निर्धारण करना, नीति निर्धारित करना। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? नीतियों का निर्धारण करना। अनुच्छेद 38 किससे संबंधित है? बताइए, अनुच्छेद 38 अभी आपको बताया गया, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो सामाजिक व्यवस्था इससे संबंधित है। आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी गया आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं उससे संबंधित है। अनुच्छेद 29A क्या कहता है? अनुच्छेद 29A क्या कहता है बताइए आप? अभी हमने जो है स्लाइड में अलग से आपको बताया, तो ये 29A हमारा जो है आजीविका से संबंधित है, आर्टिकल 40 में दिया गया है ये। चलिए अब देख लीजिए कहा गया, आजीविका संसाधनों का समान वितरण, बी में है धन का विकेंद्रीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, महिला शिक्षा, शोषण ना हो, स्वतंत्रता मिले। अनुच्छेद 39D क्या कहता है? अभी जस्ट हमने देखा कि समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39A, अभी तक इसको सही पढ़ने का तरीका क्या है? आर्टिकल 39 क्लॉज डी, आर्टिकल 39D उसको नहीं पढ़ा जाता है, आर्टिकल 39 का क्लॉज डी है, और ये आर्टिकल 39A इसको पढ़ा जाएगा, क्लॉज नहीं, यहाँ पे आर्टिकल 39 कहा जाता है। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, आप बताइए, निःशुल्क विधिक सहायता, कहीं पे है मुफ्त, मुफ्त विधिक सहायता, यहां पर देखिए लिखा गया है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत कहीं है?
देखिए आर्टिकल बेस ऐसा नहीं जो ये क्वेश्चन दिए गए इजी लग रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, आता है डीपीएसपी से इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 41 किससे संबंधित, आप बताइए। अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? काम और सहायता से संबंधित है। 42 किससे संबंधित है? श्रमिक दशाओं से संबंधित है, शिक्षा, पंचायत या पर्यावरण, अब बताइए। अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? 42 देखा जाएगा श्रमिक दशाओं, 42 फिर बाद में ए भी जोड़ा गया है, बी भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 43 किससे संबंधित? आर्टिकल 43 किससे संबंधित है? इसका हो जाता है जीविका योग्य वेतन। जीविका योग्य वेतन, मिनिमम वेजेज एक्ट आया था, इसी के तहत आया था मिनिमम वेजेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी दर यही तय की जाती है। अनुच्छेद 43 ए किससे संबंधित है? तो अब आप बताइए कि अगर 43 जीविका योग्य वेतन संबंधित है तो 43 ए भी लगभग लगभग उसी से मिला जुला मामला होगा, बताइए। आजीविका किसके लिए? पर्यावरण के लिए आजीविका, शिक्षा के लिए आजीविका, पंचायत के लिए। यहाँ पर इजिली समझ में आ रहा होगा, कुछ श्रमिक भागीदारी से संबंधित है। अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्मल सिविल कोड, समान न्याय संहिता। अनुच्छेद 45, अब बताइए, शिक्षा हर जगह आपको लिखा हुआ आ रहा था, तो बताइए आर्टिकल 21, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 में आर्टिकल 45, अभी हर जगह आपको शिक्षा शिक्षा, हम शिक्षा हर जगह क्यों नहीं हिंट आपको दे रहे थे? यहाँ भी शिक्षा आपको लिखा मिला, यहाँ भी शिक्षा लिखा मिला, हम कहीं पर भी आपको शिक्षा का आर्टिकल नहीं बता रहे हैं। आर्टिकल 45 शिक्षा से संबंधित, पहले इसमें था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रावधान राज्य करने का प्रयास करेगा। फिर उसी आर्टिकल 45 का प्रयोग करते हैं या उसी आर्टिकल 45 को प्रभावी बनाने के लिए ही राज्य 86वां संविधान संशोधन 2002 करता है और आर्टिकल 21 ए जोड़ता है। तो इसके जो प्रावधान थे अगर वो लागू हो गए तो ये आर्टिकल खाली हो जाएगा, इसमें कुछ अलग से लिखना पड़ेगा। अब कहा गया कि 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है, बताइए। आर्टिकल 46 किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित, पंचायत, देखिए पंचायत तो नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा। अब बताइए, बचा SC ST और स्वास्थ्य, बताइए। समाज में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों से संबंधित है। ये सब हम देखिए अभी जब क्लास स्टार्ट हुई उससे पहले ही रिवाइज आपको करवा चुके हैं। आर्टिकल 47 किससे संबंधित है? क्या शिक्षा से संबंधित है? शिक्षा तो नहीं होगा, ये तो 45 में हमने बता दिया। पोषण, पोषण हो सकता है, न्यायपालिका हो सकती है, ठीक है, कोई पंचायत भी हम 40 बता चुके हैं, तो न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण ये आता है आर्टिकल 50 में, तो यहाँ पर पोषण आपका सही आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 48 किससे संबंधित है? 48 बताइए, न्यायपालिका संबंधित है क्या? नहीं। कृषि में वैज्ञानिक उन्नति करने का प्रयास करेगा, दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाना है, ये सब आर्टिकल 48 में दिया गया, तो ये कृषि संबंधित है। साथ में 48 ए, देखें 48 से संबंधित क्वेश्चन दिया है क्या? 48 से किससे संबंधित है? पर्यावरण संबंधित है। अब कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डीपीएसपी किस अनुच्छेद में फंडामेंटल इन गवर्नेंस कहा गया है? शासन की मूलभूत आधार है, शासन के मूलभूत आधार रहेंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया आप बताइए। शासन के मूलभूत आधार हैं और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37। डीपीएसपी किसके द्वारा लागू किए जाते हैं? तो क्या न्यायालय इसको लागू करवाएगा? नहीं करवाएगा। नागरिक लागू करवाएंगे? नहीं। राष्ट्रपति भी नहीं। तो राज्य लागू करवाएगा। डीपीएसपी का उल्लंघन होने पर क्या होता है? क्या डीपीएसपी का अगर उल्लंघन होता है तो किसी दंड का प्रावधान किया गया है? न्यायालय हस्तक्षेप करता? बिल्कुल नहीं कर सकता, न्यायालय में प्रवर्तनीय है ही नहीं। दंड मिलता है तो किसको? राज्य को आप दंड नहीं देंगे, कोई न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। फिर वही बात आ गई। आर्टिकल 37 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, फिर से कोई न्यायपालिका का कोई न्यायिक उपाय नहीं है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
संसद दंड नहीं दे सकती है। डीपीएसपी का संबंध किस प्रकार के अधिकारों से है? क्या राजनीतिक अधिकारों से है, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों से है, सांस्कृतिक या धार्मिक? सांस्कृतिक धार्मिक नहीं होगा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो अगर यहाँ पर राजनीतिक भी होता तब भी सही होता, परंतु अगर राजनीतिक और आर्थिक सामाजिक देखा जाए तो इसमें से आर्थिक और सामाजिक न्याय ज्यादा सटीक आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। डीपीएसपी का उद्देश्य किस प्रकार का लोकतंत्र स्थापित करना है? हमारे देश में किस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र, मुख्य रूप से तीन बातें वहां पर लिखी गई आर्टिकल 38 में, परंतु यहाँ पर फिर से सामाजिक और आर्थिक आए। डीपीएसपी किसके लिए मार्गदर्शक है? क्या राज्य के लिए है, नागरिक के लिए है, न्यायपालिका के लिए? तो किसके लिए होगा? राज्य के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। डीपीएसपी किस प्रकार के राज्य की स्थापना करता है? क्या पूंजीवादी राज्य? नहीं होगा। पूंजीवादी मतलब पैसा प्रधान, बाजारवादी व्यवस्था, एकात्मक नहीं है, सैन्य भी नहीं है, तो कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? ये कैसे डिसाइड होगा सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? क्या कोई इसमें से कम महत्वपूर्ण होगा? सही है। आर्टिकल 36 क्या कहता है? राज्य का वही तात्पर्य होगा जो आर्टिकल 12 के तहत है। 37 न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। 38 सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो वो भी नहीं, वो तो यहाँ है ही नहीं। 39 क्या कहता है? 39 के 6 पार्ट हमने बताया, और 39 को अगर डीपीएसपी से आप हटा दीजिए तो आर्टिकल 50। हमारे संविधान में कई जगह ये बातें कही गई है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक है, पृथक व्यवस्थाएं हैं। कई जगह कई आर्टिकल से उल्लिखित होगा, लेकिन आर्टिकल 39 में, और आर्टिकल 39 का कई बार फंडामेंटल राइट से टकराव भी होता रहा है। संपत्ति के अधिकार, और आर्टिकल 39 को ही प्रभावी बनाने के लिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। 39C को प्रभावी बनाने के लिए संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, 39B, C इन्हीं सबको प्रभावी करने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 39B और C को प्रभावी बनाने के लिए हमारे मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कहीं ना कहीं समाप्त किया गया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन टेक्निकली गलत भी हो सकता है, परंतु हो सकता है कि इस तरह क्वेश्चन पूछ ले, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें आर्टिकल 39 सही हो जाएगा आपका। डीपीएसपी किस प्रकार के दायित्व है? क्या सकारात्मक है, नकारात्मक है, न्यायिक है, व्यक्तिगत है? बताइए आप। डीपीएसपी सकारात्मक होंगे, नकारात्मक होंगे, न्यायिक होंगे या व्यक्तिगत होंगे? आप इसका आंसर बताइए। तो यह एक सकारात्मक, क्योंकि यह दिशा निर्देश देते हैं, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन, कोई लिमिटेशन नहीं लगा रहे हैं डीपीएसपी, बस एक दिशा निर्देश, तो एक सकारात्मक दायित्व है। डीपीएसपी को लागू कराने का आधार क्या है? डीपीएसपी के तहत जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं उन सबको लागू करने का आधार क्या है? कौन लागू कर सकता है? तो उनको लागू, क्योंकि राज्य की नीति है, तो नीतियां निर्धारित करेंगे। राज्य अपनी नीतियां बनाते समय डीपीएसपी को लागू करता है। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा नीति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन का डीपीएसपी का संबंध किससे नहीं है? डीपीएसपी का संबंध किससे नहीं है? सामाजिक, सबसे पहले ये हाईलाइट करना होता है जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, नहीं है वर्ड को हमेशा ध्यान दीजिए। सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करे, आर्थिक न्याय ये भी स्थापित करने का प्रयास करेगा, राजनीतिक न्याय ये भी स्थापित करने का प्रयास करेगा, परंतु सैन्य शक्ति की कहीं पर भी चर्चा नहीं की गई थी। डीपीएसपी किसके लिए अनिवार्य है? न्यायालय के लिए अनिवार्य है, राज्य के लिए अनिवार्य, नागरिक और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। डीपीएसपी का अंतिम लक्ष्य क्या है? समानता स्थापित करना, विकास करना या कल्याण करना, या फिर उपरोक्त सभी? तो इसका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डीपीएसपी किस प्रकार के सिद्धांत है? कानूनी है, नैतिक है, न्यायिक है, दंडात्मक? तो यहाँ पर नैतिक,
शब्द से देखिए, नैतिक या नीति निर्देशक तत्व, और नैतिक है यहाँ पर। डीपीएसपी किसके साथ मिलकर काम करता है? क्या मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, किसके साथ संबंध? मौलिक अधिकार आप पढ़ चुके हैं, तो मौलिक अधिकार के साथ सह संबंध होकर कार्य करता है। मौलिक कर्तव्य इसके बाद आएगा, तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ प्रावधान, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही हमें मिलती हैं, क्लास में हम नहीं बता पाते हैं। तो इसका आंसर देखिए, डीपीएसपी किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के साथ मिलकर कार्य करता है। डीपीएसपी का विस्तार किस संशोधन द्वारा सबसे अधिक हुआ? सबसे अधिक किस संशोधन द्वारा विस्तार हुआ था? आप देखिए, 39A, 43A और 48A, ये तीन प्रावधान बाद में जोड़े गए थे। 39A, 43A और 48A। निःशुल्क विधिक सहायता, उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और पर्यावरण से संबंधित, ये तीन आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 39A किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 42। किससे? 39A में निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है। 48A किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 42 है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच संतुलन किस केस में स्थापित हुआ था? किस वाद के माध्यम से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था? बताइए इसमें। मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद आपको याद है? उसमें हमने बताया था अच्छे स्पष्ट तरीके से। डीपीएसपी किस सिद्धांत पर आधारित है? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। हमने वहां पर आपको तीन कॉलम बनाए थे, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। आर्टिकल को भी डिफ्रेंशिएट किया था, कौन से आर्टिकल किसके तहत आते हैं। इसमें उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी का संबंध किससे है? राज्य से, नागरिक से, न्यायालय से या राष्ट्रपति से? डीपीएसपी किस प्रकार के लक्ष्यों को दर्शाते हैं? डीपीएसपी किस प्रकार के लक्ष्यों को दर्शाते हैं? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, तात्कालिक या व्यक्तिगत? तो ये दीर्घकालिक लक्ष्य। डीपीएसपी किसके लिए पॉलिसी गाइड है? तो ये राज्य सरकार, संसद या दोनों के लिए? दोनों के लिए, संसद और राज्य सरकार दोनों के लिए, क्योंकि दोनों सरकारें नीति बनाती, नीतियां बनाने का कार्य करती हैं। डीपीएसपी का संबंध किस प्रकार के विकास से है? आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक? तो आप तीनों कर सकते हैं। मुख्य रूप से आपको ये दोनों, अर्थात सी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। डीपीएसपी का अंतिम उद्देश्य क्या है? न्याय स्थापना करना, समानता स्थापित करना या कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना? तो डीपीएसपी का अंतिम उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अब देखिए, यूपीएससी लेवल क्वेश्चन, करीब करीब 20 क्वेश्चन आपके होंगे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। इसमें एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद आप करिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी आपके यहाँ एडवांस लेवल के दिए गए हैं, और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर इसमें भी आप देखेंगे बस लैंग्वेज का खेल होगा। अगर लैंग्वेज समझ गए तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीपीएसपी तत्व या डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं कराए जा सकते। क्या यह बात सही है कि न्यायालय इन्हें डायरेक्ट लागू करा सकता है? डीपीएसपी को नहीं करा सकता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ये राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। तो राज्य के लिए बाध्यकारी हैं ये। हम जब 38 पढ़ा रहे थे, या 37 बता रहे थे, उस समय हमने कहा था आपको राज्य के लिए बाध्यकारी है कि नहीं, तो बाध्यकारी है ये। राज्य अपनी नीति बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, ये स्टेटमेंट सही होगा। ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, ये दोनों संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। ये स्पष्ट किया गया है न्यायपालिका के द्वारा। तो इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला। नीचे दिए गए अनुच्छेदों का मिलान कीजिए। तो अभी देखिए, जस्ट हम थोड़ी देर पहले बताया 39A, 48A और 43A। श्रमिक भागीदारी,
बताइए, श्रमिक भागीदारी 43A, 48 है पर्यावरण और समान न्याय, या फिर निःशुल्क न्याय। वहां पे समान न्याय और मुफ्त न्याय, मुफ्त विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा। तो ए का 2 हो जाएगा। ऑप्शन देखने से पहले अगर आपको सारे आंसर आते तो ऐसे देखा करिए। बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 3। इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा आपका। कथन और कारण वाले आजकल जो है एग्जामों में, यूपीएससी खास करके करीब 2025 के क्वेश्चन पेपर में कथन और कारण जैसे क्वेश्चन बहुत सारे दिए थे। पीसीएस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आए। डीपीएसपी को न्यायालय लागू नहीं कर सकता है, ये बात सही है कि नहीं है? तो ये बात सही है। कथन ऐसा है, कारण क्या है? डीपीएसपी संविधान के भाग 3 में निहित, ऐसा कारण है? नहीं, ये कारण नहीं। कारण होता हमारा जो है आर्टिकल 37 में यह उल्लिखित है, तो सही हो जाता। तो कथन सही है, कारण गलत है। तो इसमें से कौन सही होगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। अब बताइए ये क्वेश्चन, चलिए अलग अलग इसमें स्टेटमेंट, इसके बाद हम खत्म करते हैं आज की क्लास। इसमें अलग अलग तरीके से कई सारे स्टेटमेंट हम देकर आपको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सी इसका सही है। यहां पर ये स्टेटमेंट कारण में ऐसा स्टेटमेंट ना दिया होता और यहां पर लिख दिया जाता कि अनुच्छेद 41 या अनुच्छेद 40 पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो अब इसमें स्टेटमेंट कौन सही होता? ए और आर दोनों सही तो थे, लेकिन आर ए की सही व्याख्या, जो कारण दिया गया था वो ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। कारण सही दिया गया, इसमें कारण लिखा गया वो सही है। ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे स्टेटमेंट देता कि अनुच्छेद 37 ऐसा प्रावधान करता है अब बताइए इसका आंसर हो जाता ए वाला सही। दोनों स्टेटमेंट सही होते हैं, अगर व्याख्या नहीं कर रहे होते तो ये मारा जाता, ये स्टेटमेंट सही होता। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सही हो जाएगा? आपका सी वाला। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप देखिए करीब करीब हमें लगता है ये क्वेश्चन हम इसलिए छोड़ रहे हैं, हमने आई थिंक आपको सबका हाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं सबका डिस्क्रिप्शन डिटेल में यहाँ पर आपको दे दिया गया है, किसका क्या आंसर सही होगा। ठीक है, और क्यों सही है उसका कारण दिया गया, तो छोटी छोटी व्याख्याएं कर दी गई हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन उम्मीद है कि आप थोड़ा बहुत जो बचे उसको करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।